क्या आपने कभी सोचा है कि जब सीमा पार से बिना एक भी गोली चलाए किसी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी सामाजिक संरचना और उसकी आंतरिक सुरक्षा को अंदर ही अंदर खोखला करने का षड्यंत्र रचा जाता है, तो उसका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? वह हथियार कोई आधुनिक मिसाइल या परमाणु बम नहीं, बल्कि मानवाधिकार, समाज सेवा और विकास के मुखौटे के पीछे छिपा हुआ वह विदेशी धन है जो चंद कागजी संगठनों के जरिए देश के कोने कोने में खामोशी से पहुंचाया जाता है। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें, क्योंकि आज लोग केवल मनोरंजन और नाच गाना देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी गंभीर और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे लोकतंत्र में पिछले कुछ दशकों के दौरान एक ऐसा अदृश्य जाल बुना गया जिसने देश की संप्रभुता को सीधे तौर पर चुनौती दी, जहां विदेशी ताकतों ने अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA का सहारा लेकर अरबों रुपए भारत के भीतर भेजे। सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अपना जरिया बनाती हैं और किस तरह सेवा के नाम पर मिलने वाला यह पैसा देश के बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को रोकने, जनजातीय क्षेत्रों में जनसांख्यिकी परिवर्तन करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने में इस्तेमाल होने लगा। इस काले खेल की जड़ें केवल आज के समय से नहीं जुड़ी हैं, बल्कि इसका एक लंबा और जटिल इतिहास है। जब 70 के दशक में पहली बार भारत सरकार को यह एहसास हुआ कि देश के चुनावों, नौकरशाही, मीडिया और नागरिक समाज में विदेशी धन का अनुचित प्रभाव बढ़ रहा है, तब इस पर लगाम लगाने के लिए पहला कठोर कानून लाया गया था। परंतु समय के साथ साथ इस कानून की कमियों का फायदा उठाकर विदेशी फंडिंग के रास्तों को और अधिक जटिल और गुप्त बना दिया गया। जब कोई विदेशी संस्था किसी भारतीय संगठन को वित्तीय सहायता देती है तो पहली नजर में यह एक मानवीय कार्य प्रतीत होता है, लेकिन जब उस धन का इस्तेमाल किसी रणनीतिक जल विद्युत परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के काम को ठप्प करने या किसी विशेष क्षेत्र में असंतोष की आग भड़काने के लिए होने लगता है, तब यह सेवा नहीं बल्कि एक रणनीतिक युद्ध का रूप ले लेता है। भारत की अर्थव्यवस्था जब तेजी से आगे बढ़ने लगी और वैश्विक मंच पर देश का प्रभाव बढ़ने लगा, तब कई अंतर्राष्ट्रीय लॉबियों ने यह महसूस किया कि भारत को सीधे सैन्य या आर्थिक युद्ध में हराना संभव नहीं है, इसलिए उसके भीतर ही ऐसे अंतर्विरोध पैदा किए जाएं जिससे देश खुद ब खुद कमजोर हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन मुखौटा संगठनों की रही जो कागजों पर तो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन का काम कर रहे थे, लेकिन धरातल पर उनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय आबादी को भड़काना और सरकार के विकास कार्यों के खिलाफ कानूनी और सामाजिक अड़चनें खड़ा करना था। सरकार ने जब इस पूरे नेटवर्क की परतों को उधेड़ना शुरू किया तो हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए कि किस प्रकार करोड़ों रुपए की धनराशि बिना किसी ठोस लेखा जोखा के देश में आई और उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया गया। नए कड़े नियमों के आने के बाद जब हजारों संगठनों के लाइसेंस रद्द किए गए और विदेशी धन के हर एक रुपए का हिसाब अनिवार्य कर दिया गया, तब वैश्विक स्तर पर एक नया दुष्प्रचार अभियान शुरू हुआ जिसमें भारत में नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले का रोना रोया गया। लेकिन यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपनी आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता को किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगा सकता, चाहे उसके लिए कितना भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्यों न बनाया जाए। जब हम इस पूरे मामले के आर्थिक पहलू का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि विकासशील देशों को नियंत्रित करने का यह एक औपनिवेशिक तरीका है, जहां सीधे शासन करने के बजाय आर्थिक निर्भरता और वैचारिक नियंत्रण के जरिए नीतियां तय की जाती हैं। भारत के जनजातीय क्षेत्रों तक विदेशी धन के जरिए जिस तरह का सामाजिक असंतुलन पैदा करने की कोशिश की गई, उसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। सवाल केवल इतना नहीं है कि पैसा कहां से आया, बल्कि सवाल यह भी है कि उस पैसे का अंतिम लाभार्थी कौन था और उससे भारत के राष्ट्रीय हितों को कितना नुकसान पहुंचा। जब भारत ने किसी बड़े बुनियादी ढांचे या अत्याधुनिक तकनीकी परियोजना पर कदम आगे बढ़ाए, तब अचानक से कुछ वित्तीय रूप से मजबूत समूह पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों का झंडा उठाकर खड़े हो गए और जब उनके वित्तीय स्रोतों की जांच की गई तो तार सीधे विदेशी रणनीतिक थिंक टैंकों से जुड़े पाए गए। यह पूरी व्यवस्था इतनी सूक्ष्मता से काम करती है कि इसमें शामिल कई स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वे जाने अनजाने में किसी विदेशी ताकत की शतरंज के मोहरे बन चुके हैं, क्योंकि चुनौती केवल अवैध धन को रोकने की नहीं थी, बल्कि उन वास्तविक और ईमानदार धर्मार्थ संस्थाओं के हितों की रक्षा करने की भी थी जो वास्तव में समाज के वंचित वर्गों की सेवा में लगी हुई थी। इसीलिए नियमों को इस तरह तराशा गया कि पारदर्शिता बनी रहे और सही दिशा में काम करने वाले संगठनों को अनावश्यक परेशानी न हो, जिसके तहत सभी FCRA खातों को एक केंद्रीयकृत बैंक प्रणाली से जोड़ा गया ताकि धन के प्रवाह की वास्तविक समय में निगरानी की जा सके। इस तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव ने उस पुरानी पारदर्शी विहीन प्रणाली की धज्जियां उड़ा दी जिसके सहारे सालों से फर्जी खाते बनाकर और कागजी खर्च दिखाकर पैसों की हेराफेरी की जा रही थी। वैश्विक संदर्भ में देखें तो भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप से जूझ रहा है, बल्कि दुनिया के कई अन्य शक्तिशाली देशों ने भी अपने आंतरिक मामलों में विदेशी धन के प्रभाव को पूरी तरह से प्रतिबंधित या अत्यधिक कड़ा करने के लिए कानून बनाए हैं। यह संघर्ष केवल कागजी नियमों का नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक वैचारिक और रणनीतिक
युद्ध है जिसमें सूचना, जनमत और धन को हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले समय में जैसे जैसे भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा, वैसे वैसे इस प्रकार के सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष हमलों की तीव्रता और अधिक बढ़ेगी, जिससे निपटने के लिए केवल कड़े कानूनों की ही नहीं बल्कि देश के नागरिकों की सजगता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण की भी अत्यधिक आवश्यकता होगी, ताकि विकास की इस यात्रा में कोई भी बाहरी ताकत देश की नींव को कमजोर न कर सके। इसी निरंतरता में जब हम इस व्यवस्था की गहराइयों को समझते हैं तो यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि यह पूरा खेल केवल कागजी नियमों और लाल फीताशाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अत्यधिक संगठित और रणनीतिक ताना बाना बुना गया है, जिसका सीधा संबंध दुनिया के वैश्विक शक्ति संतुलन से है। जब भारत ने अपनी आर्थिक और सैन्य नीतियों में आत्मनिर्भरता को प्राथमिक एजेंडा बनाया और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करना शुरू किया, तब उन शक्तियों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक था जो दशकों से विकासशील राष्ट्रों को केवल एक बाजार या अपने वैचारिक प्रयोगों की प्रयोगशाला समझती आ रही थी। तब सीधे आक्रमण के बजाय उसके आंतरिक सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए ऐसे अदृश्य मोहरों का इस्तेमाल किया गया, और भारत के मामले में यह काम अत्यधिक सूक्ष्मता और योजनाबद्ध तरीके से किया गया। कई बार यह सवाल उठता है कि आखिर किस प्रकार एक साधारण सा प्रतीत होने वाला गैर सरकारी संगठन देश की सर्वोच्च अदालतों से लेकर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक इतना बड़ा प्रभाव खड़ा कर लेता है। तो इसका उत्तर उस विशाल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में छिपा है जिसे बहुत ही चालाकी से तैयार किया गया है। विदेशों से आने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर किसी उग्रवादी संगठन या हिंसक गतिविधि को नहीं दिया जाता, बल्कि उसका पहला पड़ाव होता है बड़े बड़े वातानुकूलित कमरों में बैठे हुए थिंक टैंक, अनुसंधान संस्थान और तथाकथित बौद्धिक मंच, जो समाजशास्त्र, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर शोध पत्र प्रकाशित करते हैं। इन शोध पत्रों का मुख्य उद्देश्य जनता में यह धारणा बनाना होता है कि सरकार द्वारा शुरू की गई कोई भी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना असल में पर्यावरण विरोधी, जन विरोधी या किसी विशेष समुदाय के अधिकारों का हनन करने वाली है। जब यह बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, तब उसी फंडिंग का दूसरा हिस्सा धरातल पर काम करने वाले स्थानीय संगठनों और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है, जो ग्रामीणों, मजदूरों और जनजातीय आबादी के मन में डर और अविश्वास का जहर घोलने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया को इतनी सफाई से अंजाम दिया जाता है कि जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे आम नागरिक को कभी यह भनक भी नहीं लगती कि जिस लड़ाई को वह अपनी जल, जंगल और जमीन की लड़ाई समझ रहा है, उसकी पटकथा असल में हजारों मील दूर किसी दूसरे महाद्वीप की राजधानी में लिखी गई है। जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी या कोई प्रतिस्पर्धी देश यह देखता है कि भारत में एक विशाल इस्पात संयंत्र, एक नया रणनीतिक बंदरगाह या एक आधुनिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई स्थापित होने जा रही है, जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है, तो उस परियोजना को कानूनी दांव पेचों और जन आंदोलनों में उलझाने का काम इसी तंत्र को सौंपा जाता है। अगर आप उन सभी बड़ी परियोजनाओं की सूची बनाएं जो पिछले 3 दशकों में जनता के विरोध या कानूनी अड़चनों के कारण सालों तक रुकी रहीं या कानूनी अड़चनों के कारण सालों तक रुकी बनाई गई हैं, अंततः रद्द हो गई, तो आपको उनमें एक स्पष्ट और चौंकाने वाला पैटर्न दिखाई देगा कि उन अधिकांश आंदोलनों को संचालित करने वाले चेहरों के वित्तीय तार किसी न किसी रूप में विदेशी अनुदान से जुड़े हुए थे। इस रणनीतिक मोर्चेबंदी का एक और सबसे खतरनाक आयाम देश के संवेद्य भौगोलिक क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों में देखा गया, जहां की जनसांख्यिकी और सामाजिक संतुलन को बदलने के लिए एक सुनियोजित एजेंडे के तहत विदेशी धन का पानी की तरह इस्तेमाल किया गया। भारत के वे हिस्से जो रणनीतिक दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील हैं, जैसे उत्तर पूर्वी सीमाएं, तटीय क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे हुए जिले, वहां अचानक से हजारों की संख्या में ऐसे सामाजिक और धार्मिक संगठन अंकुरित होने लगे जिनका मुख्य काम स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जड़ों से उखाड़कर एक विशेष प्रकार की वैचारिक कट्टरता को बढ़ावा देना था। जब किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदलती मुख्य कारण जनमान होती है, तो केवल आबादी का ढांचा ही नहीं बदलता, बल्कि उस क्षेत्र की राजनीतिक सोच, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी निष्ठा और उसका रणनीतिक झुकाव भी पूरी तरह बदल जाता है। सुरक्षा एजेंसियों ने जब इन क्षेत्रों में हो रहे संदिग्ध वित्तीय लेन देन की गहराई से जांच की, तो पाया गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर आए अरबों रुपए का इस्तेमाल असल में स्थानीय आबादी के मन में देश की मुख्य धारा और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति अलगाववाद की भावना भरने के लिए किया जा रहा था। यह कोई संयोग नहीं था कि सीमावर्ती इलाकों में जहां सड़कें, पुल और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण होना था, वहां स्थानीय स्तर पर असंतोष भड़काकर काम को धीमा करने की कोशिशें बार बार की गईं। जब किसी देश की सीमा पर तैनात सेना को रसद पहुंचाने वाले मार्गों के निर्माण में केवल इसलिए देरी होती है क्योंकि कुछ संगठन पर्यावरण की दुहाई देकर अदालतों में याचिकाएं दायर कर देते हैं, तो यह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किया जाने वाला एक बड़ा खिलवाड़ बन जाता है। इस पूरे गंदे खेल में सबसे दुखद पहलू यह है कि मानवाधिकारों का ढोंग रचने वाली ये संस्थाएं केवल उन्हीं मुद्दों पर मुखर होती हैं जो भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल कर सकें या सरकार के विकास कार्यों में बाधा डाल सकें। लेकिन जब इन्हीं क्षेत्रों में देश विरोधी तत्वों द्वारा निर्दोष नागरिकों या सुरक्षा बलों पर हमले किए जाते हैं,
तब इन संगठनों की रहस्यमयी चुप्पी इनके असली चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर देती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को बट्टा लगाने के लिए एक बहुत ही संगठित नैरेटिव वार यानी नैरेटिव युद्ध छेड़ा गया है, जिसमें विदेशी मीडिया, बहुराष्ट्रीय एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सूचकांक तैयार करने वाली संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी भारत में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है तो कोई चुनाव नज़दीक आते ही हैं, या भारत वैश्विक मंच पर कोई बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल करता है तो अचानक से दुनिया भर की विभिन्न रिपोर्टों में भारत की लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता की रैंक को नीचे गिरा दिया जाता है। जब इन सूचकांकों को तैयार करने वाली प्रणाली का गहन अध्ययन किया जाता है तो यह तथ्य सामने आता है कि इनका डेटा एकत्र करने के लिए एक मुख्य स्रोत भारत के भीतर ही सक्रिय वे चुनिंदा संगठन होते हैं जिन्होंने विदेशी फंड प्राप्त होता है। यानी विदेशी पैसे से चलने वाले संगठन भारत के खिलाफ एक नकारात्मक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर बनाकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें पश्चिमी मीडिया भारत की आलोचना करता है और अंत में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार का दबाव बनाने के लिए एक रैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यह चक्र इतना जटिल और शातिर है कि एक आम नागरिक के लिए इसके पीछे छुपी दुर्भावना को समझ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। जब भारत ने अपनी विदेश नीति को पूरी तरह से रणनीतिक समन्वयता और स्वतंत्रता के रास्ते पर ले जाने का फैसला किया और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा, तब यह इस प्रकार के नैरेटिव युद्ध की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। विदेशी ताकतों का उद्देश्य कुछ स्पष्ट बहुत होता है, भारत को एक ऐसे राष्ट्रीय और राष्ट्र के रूप में चरित्र करना और जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में अस्थिर, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला और निवेश के लिए असुरक्षित है, ताकि वैश्विक निवेश भारत की ओर रुख रखने के लिए और करने के लिए हिचकिचाएं और भारत की आर्थिक प्रगति की रफ्तार धीमी पड़ जाए। जब प्रशासनिक और कूटनीतिक रास्ता और सस्ता कानूनी स्तर पर इस पूरे मकड़ जनता पर नकले और कसने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती है तो सरकार के सामने पहली बड़ी चुनौती यह आती है कि वित्तीय पारदर्शिता कैसे लाई जाए बिना उस वास्तविक सामाजिक कार्य को बाधित किए हुए जो कई ईमानदार संगठन कर रहे थे। उसे पहले से ही व्यवस्था में बड़ी खामी यह थी कि विदेशी धन भारत में आने के बाद दर्जनों अलग अलग बैंक के खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता था, जहां उसके अंतिम खपत का पता लगाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगभग असंभव हो जाता था। एक ही संगठन दर्जन में उप संगठनों को पैसा बांटता था और वे उप संगठनों को आगे जाकर नकद रूप में उस धन को बांट देते थे। उससे उन पैसों को कोई डिजिटल पद चिन्ह ही नहीं बचाता था। इस काली कमाई को वैध बनाने के लिए जाली रसीदें, फर्जी परामर्श और शुल्क और बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए प्रशासनिक खर्चे को दिखाए जाते थे। इस व्यवस्था पर जब नकले और नकेल कसने के लिए एक केंद्रीय संरचना ढांचा लागू किया गया जिसमें हर AFCRA संगठन का धारक संगठन के लिए देश के लिए एक विशिष्ट बैंक की शाखा में खाता खोलना अनिवार्य कर दिया तो एक ही झटके में हजारों फर्जी और संदिग्ध संगठनों के वित्तीय जीवन का चक्र का अंत हो गया। इस ऐतिहासिक कदम ने उस पूरी समांतर और समानांतर अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जो बिना किसी जवाबदेही के भारत के भीतर फूल रही थी। अब इस स्थिति में यह स्थिति बन चुकी है कि विदेशों से आने वाले हर एक पैसे का स्रोत, उसका बैंक के खाता और जिस काम के लिए वह पैसा आया है उसका वास्तविक समय में लेखा जोखा उपलब्ध रहता है। स्वाभाविक रूप से जब भ्रष्टाचार और अवैध कमाई से इसकी विशालकाय स्रोत पर ताला लगा तो इसमें शामिल हिताधिकारियों और विदेशी आकाओं और उनके स्थानीय एजेंटों का बखौल जाना लाजमी था। यही वजह थी कि इस प्रशासनिक सुधार को तानाशाही और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले के नाम देकर पूरी दुनिया में भारी भरकम खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ एक गहरा रणनीतिक प्रश्न यह उठता है कि क्या केवल बड़े कानून और बैंक खातों में निगरानी कर लेने से यह खतरा पूरी तरह टल जाएगा? इसका उत्तर बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे निगरानी और पारंपरिक रास्ते बंद होते रहे हैं वैसे वैसे विदेशी फंड और भारत के खपाने के लिए नए और आधुनिक तरीके को खोज होती रही है। आज के डिजिटल युग में क्रिप्टो करेंसी,
सेल कंपनियों के जरिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों के नाम पर आने वाला फर्जी पैसा, परामर्श सेवाओं के नाम पर दिया जाने वाला अत्यधिक भुगतान और विदेशों में बैठे हुए भारतीय मूल के कुछ लोगों के जरिए क्राउड फंडिंग के नाम पर जुटाया जाने वाला धन नए हथियार बनकर उभरे हैं। अब सीधे तौर पर किसी एजेंसियों या एनजीओ के खाते में पैसा भेजने के बजाय डिजिटल माध्यमों से छोटे छोटे टुकड़ों में करोड़ों के रुपए के धनराशि भारत के भीतर मौजूदा प्रभावशाली व्यक्तियां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल मार्केटिंग समाचार पोर्टल तक पहुंचाई जा रही है। इस नई चुनौती ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक अत्यंत जटिल स्थिति को पैदा कर दिया है, क्योंकि अब युद्ध केवल कागजी और एनजीओ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह डिजिटल स्पेस और वैचारिक मोर्चों तक फैल चुका है। जब किसी संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दे पर अचानक से सोशल मीडिया पर एक हाथ और एक साथ हजारों संदिग्ध अकाउंट सक्रिय हो जाते हैं और एक विशेष एजेंडा को ट्रैक करने लगते हैं, तो उसके पीछे भी इसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय फीडिंग और डिजिटल टूलकिट का हाथ होता है। इसी डिजिटल घुसपैठ का मकसद देश के युवाओं के दिमाग में अपनी ही संस्कृति को प्रतिहीन भावना और नफरत पैदा करना है, ताकि भारत के आंतरिक स्थिरता को बनाए और बिना कोई प्रत्यक्ष संघर्ष के नुकसान पहुंचाया ना जा सके। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को वैश्विक राजनीति के नज़रिए से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 21वीं सदी का महाशक्ति बनने का संघर्ष केवल सीमाओं पर लड़े जाने वाले युद्ध से तय नहीं होगा, बल्कि यह इस बात से तय होगा कि कोई देश अपनी आंतरिक अखंडता को इस अदृश्य और सूक्ष्म हमलों से सुरक्षित रख पाता है। दुनिया के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां मजबूत से मजबूत साम्राज्य केवल इसीलिए ढह गए क्योंकि वे अपनी सीमाओं की रक्षा करने तो करते रहे, लेकिन अपने भीतर पनप रहे विदेशी प्रभाव और अलगवादी और अलगाववादी विचारों के दिमाग में दीमक की तरह नहीं पहचान पाए। भारत आज एक